बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये मंजर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह के दरबार का है। इस वक्त सुल्तान के दरबार में सन्नाटा फैला हुआ था। वहाँ पर मौजूद हर शख्स हैरत से आंखें फाड़े इस लड़की की तरफ देख रहा था, जबकि लोगों ने अपने दांतों में उंगलियां दबा ली थी। सुल्तान खुद पहली बार इस तरह खामोश बैठा था और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या जवाब दे। सुल्तान की ज़िंदगी का यह पहला ऐसा केस था जिसने सुल्तान को यूँ खामोश करवा दिया था। सुल्तान हैरत के मारे इस लड़की की तरफ देख रहा था। इस लड़की की आंखों में बेबसी नजर आ रही थी। इसके जिस्म के ऊपर फटा हुआ लिबास इस बात की गवाही दे रहा था, लेकिन फिर भी सुल्तान कोई भी फैसला लेने से पहले हिचकिचा रहा था। उसे इस लड़की के कहे हुए अल्फाज के ऊपर यकीन नहीं आ रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। सुल्तान के तमाम मशीर भी इस वक्त खामोश बैठे थे। इन्हें इस लड़की के ऊपर यकीन नहीं था। वो ये सोच रहे थे कि यकीनन वो लड़की झूठ बोल रही है। और इनमें से एक ने उठकर तज़ीमा सुल्तान को खिराज पेश करते हुए कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, यकीनन ये लड़की झूठ बोल रही है। कैसा भी हो सकता है जैसे ये लड़की कह रही है। कोई इसी होश इंसान ऐसी बात नहीं कर सकता। जबकि सुल्तान खामोश बैठा हुआ था, दूसरा मशीर भी पहले मशीर की शय पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मशीर अली सच कह रहे हैं, बाकी ये लड़की झूठ बोल रही है। यकीनन इसके पीछे कोई और बात होगी और हमें मामले की तहकीकात करके ही किसी नतीजे पे पहुंचना चाहिए। सुल्तान ने इन दोनों की बात बगौर सुनी, लेकिन कहने लगा, मैं आप दोनों अहबाब की राय का एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं कोई भी ऐसा फैसला नहीं ले सकता जिससे किसी भी हरमत पर हर्फ आता हो और मेरे इंसाफ पर उंगलियाँ उठाई जाए। इसलिए मैं इस लड़की को अभी कुछ वक्त की मोहलत दे रहा हूँ। तब तक मैं तमाम सबूतों शुहाद पर गौर करूँगा और फिर ही फैसला किया जाएगा। अभी ये लड़की अपनी इद्दत पूरी कर ले और इसके बाद ही हम कोई फैसला लेंगे। ये कहकर सुल्तान ने दरबार पर ख्वास्त कर दिया। ताहम पहली बार सुल्तान के चेहरे के ऊपर फिक्र और परेशानी थी। सुल्तान को लग रहा था कि जैसे इस लड़की के साथ कोई ऐसी बात भी जुड़ी है जो यहाँ तो छुपा रही है या फिर बताना नहीं चाहती। इसलिए सुल्तान ने इस लड़की की इद्दत ख़त्म होने तक इंतजार करने का कहा। सुल्तान के जहन में कुछ और चल रहा था। जैसे किसी भी आम इंसान को समझने के लिए बहुत वक्त लगता, क्योंकि सुल्तान इस तरह हवा में कोई फैसला भी नहीं कर सकते थे। इन्हें अपने फैसले को हर तरह से जांच परख कर ही करना था ताकि इस लड़की के साथ मुकम्मल इंसाफ हो सके। सुल्तान के उठते ही वहाँ पर मौजूद दरबारी एक दूसरे के कानों में खुसर फुसर करने लगे और सोचने लगे कि यकीनन सुल्तान ने इस लड़की के साथ हमदर्दी दिखाई है, वरना ये लड़की तो साफ साफ झूठी मालूम होती है। ऐसी बातों को मजनू ही कर सकता है जैसे ये बातें कर रही है। लेकिन क्योंकि वह सब सुल्तान के फैसले का एहतराम करते हैं, इसलिए इन्होंने सुल्तान के फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की और दरबार बर्खास्त हो गया। और लड़की भी अपनी पासमंदा हालत के साथ वापस कुटिया में चली आई। इसके पास आखिरी उम्मीद सिर्फ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ही थे, जिनके पास वो इंसाफ लेके गई थी। और उसे पूरी उम्मीद थी कि सुल्तान मुअज़्ज़म इसके साथ इंसाफ ज़रूर करेंगे, क्योंकि इनके इंसाफ का एक ज़माना गवाह है और जिस तरह की फहम फ़रज से वो फैसले करते हैं, यकीनन इसकी फरियाद के मुताबिक फ़ैसला भी इसी तरह किया जाएगा। इस लड़की का नाम शहरबानो था और वह एक 19 साल की खूबसूरत और जवान लड़की थी। लड़की इतनी खूबसूरत थी कि हाथ लगाए मैली हो जाए। इसी वजह से इसके माँ बाप उसे छुपा कर रखते, घर से बाहर निकलने ना देते, जबकि इसकी माँ हमेशा इसके अच्छे नसीब की दुआ करती। लेकिन जब भी घर से बाहर निकलती तो हमेशा पर्दे का एहतमाम करके ही बाहर निकलती। यही वजह थी कि आज तक किसी ने इसका चेहरा नहीं देखा था। लेकिन फिर भी इलाके के औबाश लड़के अक्सर इसके घर के करीब डेरा डाले रखते और इस लड़की का चेहरा एक बार देख लेने की ख्वाहिश रखते। लेकिन इस लड़की के वालिद के एहतराम की वजह से वो एक हाथ से तजावीज़ ना करते। ताहम शहरबानो बखूबी भी जानती थी कि वो लड़के क्यों वहाँ पर खड़े होते हैं, लेकिन वो हमेशा खुद को ढांप कर रखती, अपने चेहरे को छुपा कर रखती। शहरबानो ने दीनी तालीम हासिल की थी और वो हमेशा दीन के अहकामात पर अमल करने की कोशिश करती थी। शहरबानो जब जवान हुई तो इसके रिश्ते के लिए बहुत सारे पैगाम आए थे, लेकिन इसके माँ बाप ने अभी किसी भी पैगाम को मंजूर नहीं किया था। वो अपनी बेटे की शादी दीन के हिसाब से करना चाहते थे, इसलिए वो किसी ऐसे लड़के को देख रहे थे जो कि हाफ़िज़ कुरान हो और दीनी तालीमात पर अमल पैरा हो। शहरबानो के माँ बाप इसलिए इसके रिश्ते के लिए थोड़ा सा फिक्रमंद थे, क्योंकि शहरबानो इनकी इकलौती बेटी थी और वो इसके लिए अच्छा रिश्ता चाहते थे। इसलिए जैसे ही हाफ़िज़ नेम का रिश्ता शहरबानो के लिए आया तो इसके वालिद ने थोड़ी सी तहकीक करके वो रिश्ता कबूल कर लिया। वो हर लिहाज से अच्छा रिश्ता था। शहरबानो के निकाह की तारीख पक्की हो गई और यूँ इसके निकाह की तैयारी शुरू हो गई। शहरबानो बहुत खुश थी, क्योंकि हाफ़िज़ नेम हर लिहाज से एक अच्छा और मोतबर रिश्ता था।
जो निकाह के दिन करीब आ रहे थे, शेरबानो की घबराहट में इजाफा हो रहा था। इसने अपनी माँ से इस बात का जिक्र किया तो इसकी माँ कहने लगी कि जब लड़की की शादी हो रही होती है तब ऐसी घबराहट फितरी तौर पर इस पर तारी हो जाती है, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। लेकिन शेरबानो की इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि इसका दिल इतना घबराता क्यों है और बजाय खुश होने के वो अजीब सोचों में गिरी रहती है। शेरबानो की कैफे अजीब सी हो रही थी और इसका दिल चाह रहा था तो वो इस निकाह के लिए मना कर दे, लेकिन वो अपने माँ बाप को दुख नहीं देना चाहती थी जिन्होंने इसके लिए बेहतरीन रिश्ता तलाश किया था। इसीलिए खामोश रही, लेकिन अपनी कैफियत की वजह से वो परेशान थी। इसकी छठी उसे बार बार किसी गलत बात का इशारे दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इसके साथ कुछ होने वाला है, लेकिन शेरबानो ने इन बातों पर तवज्जो नहीं दी थी। शेरबानो ने अपनी इबादत में इजाफा कर दिया था, इसने अपने जिक्र और अज़कार में इजाफा कर दिया था और वह अब पहले से ज़्यादा मसरूफ़ हो गई थी। इसकी माँ उसे इबादत में मसरूफ़ देकर खुश होती, लेकिन ये दरहकीकत अंदर की बात का इल्म नहीं था कि शेरबानो आखिर ऐसा क्यों कर रही है। निकाह से 2 दिन पहले शेरबानो जब रात के वक्त सोई तो इसी रात उसे एक अजीब सा ख्वाब आया जिसने उसे लर्जा कर रख दिया। इसने ख्वाब में देखा कि वह दुल्हन बनी सेज पर बैठी हुई है। इस वक्त इसने श्रृंगार किया हुआ है, जेवर पहना हुआ है और लाल रंग के सूट में वो बिस्तर पर बैठी है कि इतने में इसका शोर अंदर कमरे में आता है। शेरबानो शर्मो हया की वजह से सिमर सी जाती है, लेकिन जैसे इसका शोर करीब आता है तो शेरबानो के बिस्तर के इर्द गिर्द सांप भी सांप उगाते हैं। शेरबानो घबरा जाती है और चीखने लगती है। इसका शोर भी घबरा कर कमरे से बाहर भाग जाता है, जबकि इसके बाहर भागने के बाद वो सांप गायब हो जाते हैं। शेरबानो बहुत हैरान होती है और अपने बिस्तर को हैरानी से देखती है, जहाँ पर अब कोई सांप मौजूद नहीं था, जबकि इससे पहले यहाँ पर इतने सांप मौजूद थे कि शेरबानो को लग रहा था कि वो सब मिलकर इसके ऊपर हमला कर देंगे। लेकिन इसके शोर के बाहर भागते ही वो सब सांप गायब हो गए। घबराहट के आलम में शेरबानो की एकदम आंख खुल गए और अपने ख्वाब को सोचकर वो परेशान होने लगे। उसे यकीन ही आ रहा था कि ऐसा कोई ख्वाब इसने देखा है। पहले तो वो अपनी माँ को इस ख्वाब के बारे में बताने लगी थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर खामोश रही। 2 दिन बाद इसका निकाह था। इसकी माँ बहुत खुश थी। इस तरह के ख्वाब के बारे में बताकर विनय मज़ीद परेशानी कर सकती थी, इसलिए शेरबानो ने इन्हें कुछ नहीं बताया। ताहम इसके अपने चेहरे से मालूम होता था कि वो किसी मुस्तकिल परेशानी में मुब्तला है। खैर, इन छोटे छोटे इशारों को वो समझ नहीं पा रही थी। और फिर जिस दिन इसका निकाह हुआ, निकाह के वक़्त भी इसके ऊपर बहुत घबराहट तारी थी और इसका दिल था तो वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन इसने हाफिज़ नईम को अपनी ज़ौजियत के हुकूक दे दिए और यूँ वो हाफिज़ नईम के निकाह में आ गई। शेरबानो की रुखसती हो गई। इसके माँ बाप इसकी रुखसती पर बहुत उदास और मालूल नज़र आ रहे थे, क्योंकि शेरबानो इनकी इकलौती बेटी थी। इसके जाने के बाद घर खाली हो गया था। ताहम शेरबानो दिल में डेरो वस्फ से लिए रुखसत होकर हाफिज़ नईम के घर आ गई। जिस किसी ने भी शेरबानो को देखा, इसके हुस्न का गिरदा हो गया। खुद हाफिज़ नईम भी शेरबानो को पहली झलक देखते ही इसका दीवाना हो गया था। शेरबानो इस वक्त अपने कमरे में मौजूद हाफिज़ नईम का इंतज़ार कर रही थी। ये इनकी शब रोसी थी। हाफिज़ नईम के इंतज़ार में शेरबानो की आंख लग गई और वो नींद में चली गई। कुछ देर के बाद जब इसकी आंख खुली तो वो हैरान हो गई। शेरबानो इस वक्त एक घने जंगल में मौजूद थी और इसके इर्द गिर्द सन्नाटा और अंधेरा फैला हुआ था। शेरबानो एकदम खौफजदा हो गई और उठकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन उठते ही दर्द की कराह इसके होंठों से निकलने लगी। इसका लिबास फटा हुआ था और जिस्म पर जगह जगह क्रोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने इसके जिस्म को नोचा हो। शेरबानो की हालत इस वक्त ख़राब थी और इससे उठकर चला भी नहीं जा रहा था। वो बहुत घबरा गई थी और रोने वाली हो गई। शेरबानो ने ऊंची ऊंची आवाज़ में अपने शोर को पुकारा, लेकिन वहाँ पर इर्द गिर्द कोई भी नहीं था। दूर दूर तक फैलता सन्नाटा और अंधेरा इसका साथी था। शेरबानो ज़ारो कतार रोने लगे। वो परेशान हो गई थी कि आखिर ये सब इसके साथ क्या हो रहा है। इसके जिस्म पर ऐसे साफ महसूस हो रहा था जैसे किसी ने ज़बरदस्ती की है, लेकिन शेरबानो को इसके बारे में कुछ याद नहीं था। शेरबानो अपने जिस्म पर मौजूद लिबास को देख रही थी जो जगह जगह से फटा हुआ था और इसे जांघती हुई क्रोंचें साफ नजर आ रही थी। शेरबानो को एकदम खुद से गुन महसूस हुई। वो हाथ मार मार कर जैसे इन क्रोंचों को मिटा देना चाहती थी, लेकिन वो क्रोंचें मुस्तकिल इसके जिस्म पर मौजूद थी। शेरबानो रोने लगे और रोते रोते जाने का बेहोश हो गए। जब उसे होश आया तो वो अपने घर में इसी बिस्तर पर मौजूद थी जहाँ पर वो अपने शोर का इंतजार कर रही थी। शेरबानो एकदम उठ बैठी। इसका शोर सामने ही खूनख्वार नज़रों से उसे देख रहा था। उसे होश में आता देखकर वो कहने लगा कि मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ, अब तुम यहाँ से चली जाओ। मैं ऐसे किसी भी बदकार औरत को अपने घर पर नहीं रख सकता। जो शादी की पहली रात थी
मेरे घर से गायब हो जाए और कहीं और मुंह काला करके वापस आ जाए, तुम यहाँ से चली जाओ। हाफिज नईम ने इसके बाद उसे 3 बार तलाक दे दी। शहरबानो से रोकती रह गई, उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ वो देख रहा है वो सब गलत है। इसमें शहरबानो की मर्जी शामिल नहीं थी। शहरबानो को तो मालूम भी नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन हाफिज नईम ने इसकी एक नहीं सुनी। इसका यही कहना था कि मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, यहाँ से चली जाओ। शहरबानो अपने दुखते हुए वजूद को उठाए उठ खड़ी हुई। वो अपने पैरों को घसीटती हुई घर से बाहर आ गई। रात का आखिरी पहर था और वह एक दिन की दुल्हन जो रात के वक्त तलाक याफ्ता हो गई थी अपने घर की तरफ चल पड़ी। उसे यहाँ से रास्ते का तो मालूम नहीं था, लेकिन वो अंदाजे से ही अपने माँ बाप के घर की तरफ चल पड़े। सारे रास्ते वो रोती आई, इसकी आंखों में गहरी बेबसी थी और सारा वजूद दुख की हालत में था। शहरबानो सारे रास्ते सोचती आई, आखिर इसके साथ ये सब क्यों हुआ, किसने किया, कौन इसके साथ ऐसी गलत हरकत कर सकता है। लेकिन शहरबानो को कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसे अपने माँ बाप का ख्याल आया कि आखिर उन्हें जाकर क्या बताएगी कि वो क्यों तलाक लेकर आ गई है, इसके शौहर ने क्यों उसे घर से निकाल दिया है। शहरबानो यही सब सोचती हुई जब इनके दरवाजे पर पहुंची तो दरवाज़ा खटखटाते ही बेहोश होकर गिर पड़ी। इसकी हिम्मत यही तक थी। शहरबानो को जब होश आया तो वो अपने घर में अपने बिस्तर पर मौजूद थी। इसके माँ बाप इसके इर्द गिर्द परेशान बैठे थे। ताहम इस वक्त शहरबानो का वजूद चादर में ढका हुआ था। शहरबानो इन दोनों की तरफ देखकर बेआवाज़ आंसू बहाने लगे। उसे होश में आता देखकर इसकी माँ एकदम इसकी तरफ बढ़ी और कहने लगी, शहरबानो क्या हुआ है बेटा, तू रात को दरवाजे पर बेहोश पड़ी थी, क्या हुआ है, आखिर कुछ बताओ तो सही। शहरबानो की माँ ने इससे पूछा तो शहरबानो के पास इस वक्त सवाए आंसुओं के और कुछ भी नहीं था, जबकि इसके माँ बाप इसकी तरफ मुंतज़िर निगाहों से देख रहे थे। इन्हें शहरबानो पर गुजरने वाली क़यामत का कुछ अंदाज़ा था, लेकिन इन्हें यह नहीं पता था कि असल बात क्या है। और जब शहरबानो ने रोते हुए हिचकों के दौरान इन्हें सारी बात बताई तो वो दोनों हैरत और परेशानी के मारे दंग रह गए। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि शहरबानो ऐसी कोई बात कर सकती है या इसके साथ ऐसा कुछ हो चुका होगा। वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। शहरबानो का बाप हिम्मत करके आगे बढ़ा और कहने लगा, बेटी मुझे सच बताओ, क्या वाकई ऐसा है। शहरबानो ने हाँ में सर हिला दिया। जिसके बाप के चेहरे पर परेशानी और खौफ की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। इन दोनों को शहरबानो का गम खाने लगा। एक तो न जाने किसने शहरबानो के साथ ये बदकारी की और फिर दूसरी तरफ इसके शोहर ने इस जुर्म की बर्दाश्त में उसे तलाक दे दी। शहरबानो अब इद्दत में थी। वो काजी के पास जाना चाहती थी और इस मामले को पेश करना चाहती थी, जबकि इसके माँ बाप ने उसे मना कर दिया और कहने लगे कि अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, तुम काजी के पास मत जाओ। अगर तुम काजी की अदालत में पेश हो गए तुम्हारी इज्जत उछाली जाएगी। लोग तरह तरह के सवाल करेंगे और इन सवालों के नतीजों में तरह तरह की बातें बाहर आएंगी। हम नहीं चाहते कि तुम पर या हमारे ऊपर कोई हरफ आए, इसलिए इस बात को खामोशी से पी जाओ। लेकिन शहरबानो के ऊपर इस रात जो गहरे असर छोड़े थे वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। छोटी सी उम्र में इसके वजूद पर इतने घिनौने जख्म लगे और फिर इन जख्मों के नतीजे में इसकी रूह दर्द महसूस करती रही। शहरबानो से वह दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यही वजह थी कि वो काजी के पास इंसाफ लेने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन अपने माँ बाप के इल्तिजा के आके वो बेबस हो गई। उसने काजी के पास जाने का इरादा मौकूफ़ कर दिया। वो खामोशी से घर बैठ गई, लेकिन जब जब उसे अपने जिस्म पर मौजूद खरोंचें नजर आती तो इसकी कैफियत दौरे वाली हो जाती। वो अपने हाथों को फेर फेर कर इन निशानों को हटाना चाहती थी। वो अपने आप को मारने लगती। इसके माँ बाप उसे संभालते संभालते नढाल हो रहे थे, लेकिन शहरबानो की हालत काफ़ी देर इसी तरह रहती और फिर वो इसी दौरे की कैफियत में बेहोश हो जाती। इसके माँ बाप बहुत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि अगर शहरबानो के साथ ये सब क्या हो रहा है। वो दोनों बुरे थे। अपनी बेटी की खुशियों के लिए इन्होंने इसकी शादी की थी, लेकिन इनकी बेटी तो ना ख़त्म होने वाले जख्म लेकर वापस लौट आई। शहरबानो के माँ बाप को अब सिर्फ इसकी फिक्र खाई जा रही थी। शहरबानो की इद्दत तो ख़त्म हो चुकी थी और अब वो पहले से कुछ बेहतर थी। इसकी माँ और बाप इसका बहुत ख्याल रखते, इसके ऊपर मुख्तलिफ कुरानी आयत पर कर फूंकते रहते, इसकी सेहत का ख्याल रखते। इसकी माँ हर वक्त इसके साथ रहती। यही वजह थी कि वो अब पहले से बेहतर थी। इसके जिस्म पर मौजूद खराशें भी ख़त्म हो चुकी थी। शहरबानो को जब भी वो रात याद आती तो वो जलने लगती। इसकी रूह जख्मी होने लगती, वो तड़पने लगती। शहरबानो को अक्सर एक ख्वाब परेशान करता। जब से वो तलाक होकर घर वापस आई थी वो ख्वाब उसे हर हफ्ते 15 दिन के बाद दिखाई देता है। वो देखती कि वो दुल्हन के लिबास में बिस्तर पर लेटी हुई है और इसके ऊपर 2 वजूद झुके हुए हैं। वो 2 वजूद कुछ अजीबोगरीब हुलिये के मालिक होते हैं।
इनके कद्दो कामत काफ़ी बड़े होते हैं और वो शेरबानो के ऊपर झुके होते। शेरबानो जब ये ख्वाब देखती तो एकदम चिल्लाकर उठ बैठती। उसे अपने रोंगटे खड़े महसूस होते, लेकिन ये कैफियत कुछ देर के बाद ख़त्म हो जाती। वो आज तक इस ख्वाब को समझ नहीं सकी थी, अपने माँ बाप को वो इस बारे में बता नहीं सके। शेरबानो की तलाक को साल गुजर चुका था और अब वो ज़िंदगी की तरफ लौट आई थी। उसे वो बुरा ख्वाब भी दिखाई देना बंद हो गया था। इसी स्नाह में इसके माँ बाप ने दोबारा इसकी शादी का सोचा। शेरबानो से जब इन्होंने बात की तो वो बेबस से इनकी तरफ देखती रह गई और कहने लगे, मैं ये शादी नहीं कर सकती। आपको अच्छी तरह मालूम है कि पहले मेरे साथ क्या हुआ। अब मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं चाहती। शेरबानो ने बेबसी बड़े लहजे में दुख से कहा तो इसकी माँ फ़ौरन तरफ उठी और कहने लगे, अल्लाह ना करे अब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो, तुम परेशान ना हो। अगर पहली बार तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही होगा। अब की बार सब अच्छा हो जाएगा, तुम यकीन रखो। शेरबानो की माँ ने उसे तसल्ली दी तो शेरबानो बेबसी हो गई। वो अपने माँ बाप के आगे कुछ बोल ना सके और यूँ इसके माँ बाप ने दोबारा इसके लिए रिश्ता देखा। ये रिश्ता एक दीनी आलम का था जो एक मदरसे में पढ़ाते थे। इनकी पहले 2 बेटियां थी क्योंकि इनकी पहले बीवी का इंतकाल हो चुका था और अपना घर संभालने के लिए किसी औरत का साथ चाहते थे। यूँ शेरबानो का निकाह इनके साथ कर दिया गया। शेरबानो इस बार बहुत घबराई हुई थी। उसे रह रहकर पिछली बात याद आ रही थी, लेकिन वो अपने माँ बाप को अपने खौफ के बारे में नहीं बता सकती थी। वो दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगने लगी कि अब ऐसा कुछ भी ना हो और इसका घर बस जाए, इसके माँ बाप को भी इसकी तरफ से सुकून आ जाए। लेकिन शायद इसकी किस्मत में अभी और परेशानियाँ लिखी हुई थी। इसलिए जैसे ही शेरबानो की रुखसती हुई और वो कमरे में तनहा थी तो अब की बार भी इसके साथ वैसा ही हुआ जैसे कि पहली दफ़ा हुआ था। शेरबानो को जब होश आया तो इसका शोर सामने ही खड़ा था और इसके चेहरे पर परेशानी और फिक्रमंदी थी। वो शेरबानो से कहने लगा कि तुम कहाँ गई थी, मैं कब से यहाँ पर तुम्हारा मुंतज़िर था। जबकि शेरबानो के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। इसने सिर्फ इतना ही कहा, मुझे इल्म नहीं मैं कहाँ गई थी, मैं तो यहीं पर आपका इंतज़ार कर रही थी। लेकिन इसका शोर गुस्से में आग बगोला हो गया और कहने लगा, तुम कहना क्या चाहती हो, मैं झूठ बोल रहा हूँ। शेरबानो के शौहर ने गुस्से में उसे मुखातब किया और यूं ही बहस बढ़कर तलाक पर ख़त्म हुई। शेरबानो दूसरी बार तलाक का दाग लेकर अपने माँ बाप के घर वापस चली आई। इस माँ बाप ने जब दोबारा उसे दरवाजे पर देखा तो इनकी हिम्मत जैसे ख़त्म हो गई और वह ज़मीन पर गिरते चले गए। माँ की हालत बहुत बुरी थी। वो शेरबानो के ऊपर दूसरी बार ये क़यामत देखकर कांप उठी थी। अब की बार इन्हें शेरबानो से कुछ भी पूछने का ख्याल ही नहीं आया क्योंकि शेरबानो के चेहरे के ऊपर सारी दास्तान साफ साफ लिखी हुई थी। इस कहानी का अगला हिस्सा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके।